प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 14 शुरू करते हैं। ये एक आत्मकथ्य है मनु भंडारी का। सबसे पहले हम लेखिका का परिचय लें। मनु भंडारी का जन्म 1931 में भानपुरा गांव मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में हुआ। इंटर तक यानी 10th तक की शिक्षा दीक्षा वहाँ पर हुई और इसके बाद अजमेर शहर में बाद में इन्होंने हिंदी में एमए भी किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया और वहाँ से जब ये रिटायर्ड हो गए उसके बाद दिल्ली में रह कर के स्वतंत्र लेखन कार्य किया। स्वातंत्र्योत्तर स्वतंत्रता के बाद हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, एक प्लेट, सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये इनकी कहानियों का संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज, ये दो इनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके अलावा इन्होंने फिल्म और टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं लिखी हैं। एक कहानी यह भी, इस नाम से इनका एक आत्मकथ्य है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल है। ये सभी इनको मिले हैं। मनु भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उसमें भाषा और शिल्प की सादगी मिलती है, प्रामाणिक अनुभूति भी मिलती है, होती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी हुई अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी हमें मिलती है, देखी जाती है। ये जो पाठ है, एक कहानी यह भी, सबसे पहले तो हम बता दें कि मनु भंडारी ने कोई आत्मकथा नहीं लिखी, ये आत्मकथ्य है। इसमें उन्होंने व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। इस संकलित अंश में मनु भंडारी जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं, साथ ही उनके पिताजी और उनके कॉलेज की जो प्राध्यापिका है शीला अग्रवाल, उसका व्यक्तित्व भी विशेष तौर पर सामने रखा गया है, जिन्होंने आगे चल कर के इनके लेखनीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है कि किस प्रकार से मैं एक साधारण लड़की थी और किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ी। सन 1946-47 की आज़ादी की जो आंधी थी, उसमें मनु भंडारी अछूती नहीं रह पाई, अर्थात इन्होंने भी स्वतंत्रता की उस यज्ञ में आहुति दी ही, इन्होंने भी उसमें भाग लिया, स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ी। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह अपनी भागीदारी दी, उससे इनका उत्साह, ओज, जोश, संगठन क्षमता और विरोध करने का जो तरीका है वो देखते ही बनता है, सभी को बहुत पसंद आया। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है, एक कहानी यह भी। ये कहानी नहीं होकर के
मनु भंडारी का आत्मकथ्य है। अपने बचपन से लेकर के जहाँ ये सफल लेखिका बनी वहाँ तक की कुछ महत्वपूर्ण बातें इन्होंने लिखी हैं। जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, लेकिन यादों का सिलसिला अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, पिताजी रहते थे, जहाँ निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन, मौखिक भाषण देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ, यानी हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, वो भाई बहनों के साथ नीचे वाली मंजिल पर रहती थी। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, वहाँ भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, एक नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के काम में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा की वे केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर वो पढ़ाते थे, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर, पदों पर भी पहुंच गए थे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। बहुत ही वे उदार व्यक्तित्व वाले थे। एक और वे बेहद कोमल संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद ही क्रोधी और अहंवादी। उन्हें क्रोध भी बहुत आता था और अहंकार भी था। पर यह सब तो मैंने केवल सुना था, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। अर्थात केवल मैंने जब उनको समझने का प्रयास किया तो ऐसे गुण उनके अंदर नहीं थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, यानी इससे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाया। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। जो इनमें सकारात्मक इनके व्यक्तित्व के गुण थे, वो गिरती आर्थिक स्थिति के कारण धीरे धीरे वो अब छिप गए थे। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहंकार उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। नवाबी आदतें थी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना से वो क्रोधित बन गए थे। हमेशा माँ को कबाती थरथराती रहती थी, यानी वो क्रोध अपनी माँ पर निकालते थे। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होगी। वे जिन्होंने आंख मूंद करके सबको विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब जब हम लोग भी उनकी चपेट में आते ही रहते थे। यह सब पितृगाथा, पिता की जो कथा है, इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी है और कौन सी खामियां कमियां हैं जो मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या अनजाने अनचाहे किए
उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं वैसे रंग में काली हूँ। बचपन से मैं दुबली और मरियल पतली थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा नहीं की। क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की गिनती पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। यानी मैं केवल काली थी और दुबली पतली थी, लेकिन फिर भी मान सम्मान प्रतिष्ठा मुझे मिली हुई थी। लेकिन मेरे पिताजी मेरी छोटी जो गौरी बहन थी सुशीला, उसकी ही प्रशंसा करते थे। तो मनु भंडारी कहती है कि मैं आज तक हीन भाव से उबर नहीं पाई। यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी ऐसा करते थे। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखनी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो भी मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि घटने घटने को हो आती हूँ। अर्थात हीन भावना से मैं ग्रसित हो जाती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि ये पिताजी की तरफ से बचपन में मैंने देखा था, ये बात मेरे अचेतन मन में थी, लेकिन समय विशेष पर ये चेतन अवस्था में आ जाती है तो फिर मैं अपनी उपलब्धियों पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ और सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है कि केवल ऐसा मुझे तसल्ली देने के लिए कहा जा रहा है, मैं विश्वास नहीं कर पाती हूँ। पिताजी की जिस सक्की स्वभाव पर मैं कभी कभी भन्ना जाती थी, मुझे भी गुस्सा आता था, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके सक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के आत्मविश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रहती थी, संघर्ष ही चलता रहता था, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। कहीं कुंठा के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, कहीं प्रतिछाया के रूप में, परछाई के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उनकी आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। वास्तव में बाहर से कोई कितना ही परिवर्तनशील हो जाए, लेकिन अंदर और उसका जो अतीत है वो कभी भी उससे दूर नहीं हो सकता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, समय बदल जाए, कितना ही हम आगे पहुंच जाए, कितना ही समय बीत जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारे रूप बदल दें, हमें पूरी तरह उससे मुक्ति तो नहीं कर सकता। अर्थात अतीत की जो बातें हैं वो हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं, उनसे हम मुक्त कभी भी नहीं हो सकते हैं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी, धरती से भी ज़्यादा उनमें धैर्य बताया है, सहन शक्ति भी थी। पिताजी की हर ज्यादती, जो अत्याचार पिताजी करते थे, क्रोध करते थे, कुछ सुनाते रहते थे, इन सब को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फ़र्ज समझ करके बड़े सहज भाव से वो स्वीकार कर लेती थी। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, चाहा भी नहीं, केवल दिया ही दिया है। हम भाई बहनों का सारा लगाव सहानुभूति से शायद उपजा हुआ माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा
उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता, क्योंकि ये सब माँ ने जो बना रखा था वो सहानुभूति से उपजा हुआ था। मजबूरी की वजह से माँ ये सब कुछ सहन कर रही थी, इसलिए मेरे अंदर उनका त्याग और सहिष्णुता नहीं उतर पाई। जो भी हो, यह सब पैतृक पुराण यहीं पर समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। यही सब पैतृक बातें हैं, माता पिता संबंधी जो कथा है। अब मनु भंडारी कहती हैं कि मैं इसे यहीं बंद करती हूँ और अब स्वयं से संबंधित बातें आगे बताते हैं। 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। जो सबसे बड़ी बहन थी उसकी तो शादी हो गई थी, उस समय मैं 7 साल की थी। लेकिन मेरे से 2 साल बड़ी जो मेरी बहन थी सुशीला और मैं, हम दोनों आंगन में साथ साथ खूब खेली हैं। सतोलिया, लंगड़ी टांग, यानी एक पैर ऊपर उठा करके एक टांग से ही खेलना, दौड़ना, चलना, पकड़म पकड़ाई, दौड़ करके एक दूसरे को पकड़ना, काली टीलो, ये भी किसी खेल का नाम है। कमरों में गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी हमने रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ भी गिल्ली डंडा खेला, पतंग भी उड़ाई है। कार पीस करके मांझा सूतने का काम भी किया है, मांझा भी बनाया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा घर में थी, यानी वो घर के बाहर तक भी खेलते थे और हम केवल घर के अंदर ही खेला करते थे। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। अर्थात एक दूसरे से व्यवहार होता था, संपर्क होता था, पूरे मोहल्ले भर के लोग आपस में मिलते जुलते थे। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न कर दिया है, अलग कर दिया है। अब एक व्यक्ति अपने पड़ोसी को भी नहीं जानता होगा और शायद उनके यहाँ संपर्क भी नहीं रखता है। हमें कितना ये संकुचित, असहाय और असुरक्षित इस कल्चर ने हमें बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं। कह रहे कि मैंने जो प्रारंभिक कहानियाँ लिखी हैं तो मेरी मोहल्ले से ही मैंने पात्र बनाए हैं। जहाँ मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजारी, अपनी युवावस्था प्रारंभ हुई, 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं था। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर, यानी इनका प्रभाव मेरे मन पर गहरा हुआ। इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से उतरते चले गए थे। अर्थात मुझे याद थे और मैंने उनके विषय में आराम से लिखा। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे। ये कोई दास साहब थे और महाभोज इनके उपन्यास का नाम है। मनु भंडारी का उपन्यास है महाभोज। तो जब इन्होंने अपने महाभोज उपन्यास की रचना की तो दास साहब का वर्णन उस उपन्यास में किया और इन्हें यह भूला नहीं पाई थी और वास्तव में एक मुख्य पात्र बना करके इस
उपन्यास में उन्होंने दास साहब को लिखा, प्रस्तुत किया। यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था। एक सुखद आश्चर्य था कि वास्तव में इतने वर्षों बाद भी दास साहब के विषय में मैंने कितना आसानी से लिख लिया। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। जिन्होंने 10th कर ली है, 16 वर्ष की हो चुकी है, उस लड़की का विवाह कर सकते हैं। सन 1944 में सुशीला ने ये योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ यानी मजबूत गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री भोजन बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, सिखाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे कि यहाँ पर गंदगी होती है, शोर शराबा होता है, इसलिए तुम इससे दूर रहा करो। और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंक देना है। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, राजनीतिक पार्टियों के लोग आते थे, जमकर यहाँ घर पर बहस चलती रहती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगलता शौक था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहाँ बैठने को कह देते थे। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, बहुत क्रोधित हो गया था, उबल रहा था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ ही नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण और उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। अर्थात जब यहाँ पिताजी के साथ मैं बैठती थी तब मुझे इन राजनीतिक घटनाओं और जो 1942 का आंदोलन चल रहा था उसकी अच्छे से जानकारी हुई और मुझे भी लगा कि जैसे हमें भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ करना चाहिए।